अच्छा जी, तो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में पूरा जो रेशियोज़ है वो रिवाइज करवाया था और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर कौन सा सिनेरियो आएगा तो आपने ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, उसके रेशियोज़ की कमेंट्री कैसे करनी है। मैंने कहा था इट्स ऑल अबाउट लॉजिक, आपने कुछ याद या रटा नहीं लगाना। तो हमने उसमें मल्टीपल केसेस डिस्कस किए थे। मैंने आपको कहा था कि भाई अगर फॉर एग्जांपल आपको करंट ईयर और कंपैरेटिव ईयर दिया हुआ यानी लास्ट ईयर, तो इसको हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, यानी आज को आप पिछले साल से कंपेयर कर रहे हो या किसी और कंपनी से कंपेयर कर रहे हो। अब उसमें रिजल्ट्स में इम्प्रूवमेंट होगी या तो रिजल्ट्स में खराबी होगी, तो उस खराबी की या इम्प्रूवमेंट की कोई ना कोई क्या होगी, वजह होगी। तो अब जीपी रेशियो को देखेंगे उसकी वजूहत अलग होंगी, डेट टू इक्विटी को देखेंगे उसकी वजूहत अलग होंगी, तो आप ये कहेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को देखूंगा उसकी वजूहत अलग होंगी। ऐसा ही है ना। तो अगर आप एक एक करके मुझे बताओ जल्दी से, मेरा डेट टू इक्विटी रेशियो खराब हो गया यानी और एनहांस हो गया, क्या वजह हो सकती है? या तो आपके लॉसेस हुए होंगे या तो आपने मजीद डेट लिया होगा। तो दो रीजन हो सकते हैं। तो आपको सवाल में अपेरेंटली दिखेगा, यानी आप देखेंगे कि इस साल कोई डेट नहीं लिया गया बट आपका लॉस हुआ इस साल, जिससे इक्विटी क्या हो गई। तो आप ये लिखेंगे ना कि भाई डेट टू इक्विटी रेशियो हैज़ बीन इंक्रीज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इक्विटी हैज़ बीन डिक्रीज ड्यू टू लॉसेज इन करंट ईयर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई इम्पैक्ट कहाँ है, क्योंकि एग्जामिनर आपकी असेसमेंट इसी बेस पे करेगा कि क्या इस बच्चे को पता है या नहीं पता। सेम इज द केस, प्रॉफिटेबल है आप, फिर भी आपका डेट टू इक्विटी रेशियो इंक्रीज हो गया, आपने मजीद डेट लिया होगा कि आप बोलेंगे भाई दिस माइट बी ड्यू टू द फैक्ट, सवाल में लिखा हुआ होगा कि भाई आपने एडिशनल फाइनेंसिंग ऑब्टेन की है किसी प्रोजेक्ट को चलाने के लिए, तो आपने कहीं इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, आपने फाइनेंसिंग ले ली, क्लैरिटी है। फिर हमने कहा था कि भाई अगर आप ये देखते हैं कि आपका जीपी रेशियो इंप्रूव हो गया, तो जीपी रेशियो इंप्रूव होने के वजूहत ये होती हैं कि कॉस्ट कम हो गई या प्राइस बढ़ गई होगी। अच्छा, कॉस्ट कम हुई होगी, वही बल्क परचेज डिस्काउंट होगा, सेटलमेंट डिस्काउंट होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। सही जी, ओके। अब हमने एक सवाल दिया था मैंने तुम्हें, जिसमें मैंने आपको कहा था कि ये बता दो कि ये अगर मेजर्स लिए जाएं तो उसका रेशियो पे क्या इम्पैक्ट होगा। अब देखते हैं ऊपर ज़रा चल के। अच्छा भाई, अब मुझे एक बात बताएं जल्दी से, यहाँ पे लिखा हुआ है आगा स्टील लिमिटेड commenced its business in 2018. The preparation of the draft financial statement and ratios analysis have been finalized for the year ended 31 December 2020. The following comparative data is available for the year ended 31 December 2020, यानी कंपैरेटिव आपको दिया हुआ है कितना, 2019 का, और ये 2020 दिया हुआ है। अच्छा, रिक्वायरमेंट देखते हैं क्या है। रिक्वायरमेंट में वो कहता है कि भाई आप पहले तो ये बता दें इफेक्ट, या तो रेशियो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या इस पे कोई इफेक्ट इन ईच ऑफ द अबव ट्रांजैक्शन गिवन इन द रेशियो। वो बोल रहा है भाई एक तो रेशियो मैंने निकाल के दिए मैं, पर अगर इनमें से मैं कोई भी मेजर लेता हूं तो मेरे रेशियो पे क्या इम्पैक्ट आएगा। क्योंकि बाज़ औक़ात जब कंपनीज ये ट्रांजैक्शंस में एंटर होती हैं तो वो पॉसिबल इम्पैक्ट्स भी सोचती हैं कि अगर ये कर लेंगे तो इम्पैक्ट क्या होगा। क्लैरिटी है। तो पहली रिक्वायरमेंट को देख लेता हूं, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, ऑनलाइन वालों आप बता सकते हैं इधर सबसे पहली। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि अगर पहला मेजर लूंगा तो ऊपर 5 के 5 या 6 के 6 रेशियोज हैं, उस पर क्या इम्पैक्ट आएगा, आपने ये बताना है। ऑनलाइन वालों क्लैरिटी है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्लैरिटी है। यानी 6 के 6 रेशियोज पे क्या इंपैक्ट आएगा किसी एक ट्रांजैक्शन का, वो वी नीड टू लुक एट। ऐसा ही है भाईजान, चलें जी, ओके गुड। आगे हमने कहा सबसे पहला रेशियो दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का, सही है। पर हम देखते हैं नीचे, वो कह रहा है आगा स्टील परचेजेस सम ऑफ द इन्वेंट्री फ्रॉम अ ग्रुप एंटिटी एट अ प्राइस ऑफ 10% लोअर देन द मार्केट प्राइस। यानी इसको माल सस्ता मिला करता था तो उसकी कॉस्ट क्या होती होगी, कम होती होगी। वेरी गुड। आगे फिर हमने कहा बट द क्वालिटी ऑफ द गुड्स डज नॉट मीट द एक्सपेक्टेशन, यानी ऐसी बात है सस्ता खरीदता तो उसकी क्वालिटी मीट नहीं होती थी। कंपनी इज कंसिडरिंग टू चेंज द वेंडर बट द प्रोडक्ट प्राइसेस विल बी परचेज एट द मार्केट प्राइस। यानी अब अगर मैं दिमाग लगाऊं तो मेरी कॉस्ट 10% से ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर मैं आपको ये कहूं कि इस पहली ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन पे क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा या इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, पक्की बात है, क्योंकि आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। तो आप यूं तसव्वुर करें कि आपकी सेलिंग प्राइस तो सेम है,
और आपकी कॉस्ट इन्हांस हो गई तो आपका प्रॉफिट कम हो गया, तो प्रॉफिट कम हो गया तो जीपी रेशियो भी कम हो जाएगा। तो हम यहां पे लिख देते हैं कि ये हो जाएगा डिक्रीज। सही जी, ये हिसाब किताब आ गया। अच्छा, अभी भी ट्रांजैक्शन वही है, अभी भी ट्रांजैक्शन वही है, अभी भी ट्रांजैक्शन वही है। अब कहते हैं इसके ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, एसेट टर्नओवर। लाइबा क्या इंपैक्ट आएगा? आप कह रही हैं नो इफेक्ट जी, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। ऑनलाइन वाले जल्दी बताओ जी। ताबिल पूछें, हाँ जी जल्दी बताओ बच्चों। शरिया वाजिद नो इफेक्ट, ओके आगे जल्दी बताओ सारे यार, तुम लोगों के लिए सेशन है। वेरी गुड, नो इफेक्ट, क्योंकि रीजन है एसेट टर्नओवर का फॉर्मूला होता है एसेट्स ओवर सेल्स। भाई क्या आप इस केस में ये कह सकते हैं कि इसमें कोई चेंज नहीं है? इसमें भी कोई चेंज नहीं है, तो ना एसेट में कोई चेंज है ना सेल्स में कोई चेंज है, तो आई थिंक कि आपका एसेट टर्नओवर पे इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। ऐसा ही है, पक्की बात है। हाँ जी ऑनलाइन वालों जल्दी बताएं, क्लैरिटी है? ओके वेरी गुड। तो हमने कहा कि भाई नो इम्पैक्ट। चलें जी, नेट प्रॉफिट मार्जिन सोच के बताइए। हाँ जी डिक्रीज होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब ऊपर प्रॉफिट गिर गया तो बॉटम लाइन भी गिर गई, तो बॉटम लाइन गिर गई तो ये रेशियो भी कम हो जाएगा। अच्छा भाई, अब इसी चीज का रिटर्न ऑन शेयर होल्डर एक्विटी, नहीं सोचें, सोच के बताएं। रिटर्न ऑन शेयर होल्डर एक्विटी, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर एक्विटी, या शेयर होल्डर एक्विटी डिक्रीज कह रहे हैं अब्दुल रहमान। देखिए ना, चलो ये इसको यूं कर लेते हैं ना, शेयर होल्डर एक्विटी कर लेते हैं ना, सही है, यूं कर लेते हैं इसको। अच्छा भाई चलें, अब आप देख लेते हैं कैसे। हम एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल बनाते हैं। अच्छा, रिटर्न ऑन एक्विटी का मतलब होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को डिवाइड कर दें एक्विटी से, सही है। हम एक अज्यूम करते हैं, हम सिर्फ अजम्पशन के लिए एक हाइपोथेटिकल फिगर बनाते हैं। मैंने कहा मेरा प्रॉफिट 50 का था, एक्विटी 200 की थी, रिटर्न कितना आया? 25%। 25% का रिटर्न है, सही जी। हम कंपैरेटिव ईयर के डेटा से कंपेयर कर रहे हैं या इंडस्ट्री एवरेज से? अच्छा अभी हम इस रिक्वायरमेंट को नहीं देख रहे कि कंपेयर किससे कर रहे हैं, हम कह रहे हैं पहली रिक्वायरमेंट ये है, देखो ये तो मैंने जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए डाला है। मैंने बोला अभी तो आप कंपैरेटिव तो देख ही नहीं रहे, आप क्या कह रहे हैं अभी? इफेक्ट बता दो बस, पहली रिक्वायरमेंट है। दूसरी रिक्वायरमेंट में हम देखेंगे कि अगर मैं पिछले साल से कंपेयर करूं तो हमने कैसा परफॉर्म किया, उसकी वजूहत क्या हो सकती हैं। ऑनलाइन वालों जल्दी बताओ, बात क्लियर है? ओके अब आगे, अब मुझे बताएं कि अगर मैंने ऑब्वियसली माल बेचा, तो मैंने जो है कॉस्ट मेरी बढ़ गई, प्रॉफिट कम हो गया, तो क्या आप इस बात को मानते हैं कि मैं ऊपर वाले प्रॉफिट को 45 कर लूं? बट एट द सेम टाइम मेरी इक्विटी भी तो नीचे आएगी। प्रॉफिट कहां जमा होता है? रिटेन अर्निंग में, तो इक्विटी भी क्या हो जाएगी? नीचे। पर हम फिर भी कैलकुलेट करके देखेंगे, क्योंकि आपने अपना दिमाग तो चलाना ही चलाना है, साथ में कैलकुलेटर भी चलाना है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मैं यहां पे 195 कर लूं? 195 क्यों किया? आप अज्यूम कर लें 5 का नुकसान हो गया, कितना आता है? 23.07%। क्या ये डिक्लाइन हो गया? यस। ओवरऑल इक्विटी कम हो रही है ना, और आपका प्रॉफिट भी कम हो रहा है, तो ये रेशियो टेंड टू बी डिक्लाइन। अच्छा भाई, व्हाट फॉलोइंग ट्रांजैक्शन हैव इंपैक्ट ऑन रेशियो, ये एग्जांपल वापस समझा देते हैं। अच्छा राबेल पहले आप ये बताएं, ये बात समझ आई कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ओवर इक्विटी फॉर्मूला होता है रिटर्न ऑन इक्विटी का? यहाँ तक क्लैरिटी है? राबेल जल्दी बताओ, यहाँ तक क्लैरिटी है? ओके
मैंने कहा आप अज्यूम करें कि पहले 50 का प्रॉफिट था, 200 की इक्विटी थी, और इक्विटी में क्या क्या आता है, रिटेन अर्निंग, शेयर कैपिटल, सब। मैंने कहा आप तसव्वुर करें कि अगर आपने माल महंगा खरीदना शुरू किया तो आप लोगों का प्रॉफिट 5 रुपये से गिर गया। तो अगर आप लोगों का प्रॉफिट 5 रुपये से गिर गया तो मुझे आप एक और बात भी तो समझाएं, आपकी इक्विटी भी तो 5 से गिरेगी ना, क्योंकि वही प्रॉफिट कहाँ जाके जमा होता है, इक्विटी के अंदर। ऑनलाइन वालों और आप सब यहाँ तक क्लैरिटी है, जल्दी बता दो। ओके गुड। जब ये दोनों चीज़ें गिर गई तो आपने वापस से, आ गया समझ, अब वेरी गुड, तो आपने वापस से पता है क्या किया, वापस से उसको कैलकुलेट करके देखा, तो आपने देखा रेशियो गिर गया। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इस वाली चीज़ का इम्पैक्ट मेरे इस रेशियो के ऊपर ऐसा है कि मेरा ये डिक्लाइन हो जाएगा। चलो अगर ये तुम लोग मुझे बताओ तो मज़ा आ जाएगा, अगर ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी होता तब भी कम होता, यस, तब भी प्रॉफिट गिर जाता। अच्छा अब बता दें सारे बच्चों, बात क्लियर है, राबेल आपको भी, सबको भी, ओके। हमें खाली इम्पैक्ट पता होने चाहिए कि व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द ईयर और इस ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट क्या है। ओके जी चलें, हमने कहा अब करंट रेशियो की बात करते हैं। नो इम्पैक्ट। देखो एक तो वो कह रहा है ऑल परचेजेज ऑन क्रेडिट, नो इफेक्ट। पहले तो हम देख लेते हैं ना, आप लोग अपना सोच लें, नो इफेक्ट या इफेक्ट है, सोचें पहले। एमन कह रही हैं कि नहीं है, आप क्या कहते हैं, नो इफेक्ट। मैं कहता हूँ बिफोर यू कंक्लूड ट्राई टू राइट इट डाउन, लिख के देख लो एक बार, एग्जाम्पल बना लो ना, सोच लो, 5 मिनट ले लो। राबेल कह रही है नो इफेक्ट, हंजला कह रहे हैं कि, सानिया कह रही है इफेक्ट है। सोच लें, मैं अगेन आई एम, चलो देख लेते हैं। सानिया कह रही है इफेक्ट है, तैयबा कह रही है नो इफेक्ट। सोचें, मैं मतलब कह रहा हूँ थोड़ा टाइम ले लेना, मतलब आप हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल तो बना के देखें तो गेम समझ आएगी। चलें एग्जाम्पल बनाएं, आप या बना लें, पहले बना लें, आप बनाएं, आप लोग बनाएं, सोचें। एग्जाम में जल्दबाजी नहीं करनी है, सोचना है। शर्जील वेरी गुड, जुहा वेरी गुड, शरिया कह रही है इफेक्ट है, बिल्कुल है। डिक्रीज है, डिक्रीज होगा, कैसे अब पता लगा, परचेज कर रहा है क्रेडिट पे, लायबिलिटी उसकी बढ़ जाएगी, सही ना, पर उस प्रीवियस अमाउंट से ज़्यादा हो जाएगी। आप महंगा परचेज कर रहे हो ना, तो क्या इस बात को मानते हो प्रीवियस अमाउंट से ज़्यादा परचेज हो जाएगी, तो क्या ये रेशियो बढ़ेगा या कम होगा, कम हो जाएगा। वेरी गुड, ये ऐसे सोचना है। मैं कह रहा हूँ अब एक बार एग्जाम्पल बना के देख लेना एग्जाम में। देखो वापस से हमने क्या कहा, हम पहले 10 रुपये का माल खरीदते था, 20 का खरीदेंगे अज्यूमिंग, या 15 का खरीदेंगे। तो हमने कहा जब 15 का खरीदेंगे तो मेरी वैसे लायबिलिटी होती 10 की, अब कितने की हो गई, अब 20 या 15 की हो जाएगी, तो डिनोमिनेटर इंक्रीज हो गया, तो ये रेशियो डिक्रीज हो जाएगा। क्लैरिटी है, तो दिस वाज द रीजन बिहाइंड। चलें जी, अब हमने कहा भाई आप लोग ये कंक्लूड करवा रहे हैं मुझसे कि ये डिक्रीज हो गया, सही है। चलें जी आगे, फिर हमने कहा डेट टू इक्विटी रेशियो क्या होगा, नो इफेक्ट। अगेन थिंक अबाउट इट, इक्विटी पे कुछ इंपैक्ट है, इक्विटी पे इंपैक्ट है, सोचें। मेरे को पूरा पिक्चर रखो दिमाग में कि अगर आपका इंक्रीज हो जाएगा, वेरी गुड, क्योंकि आपकी इक्विटी, अभी तो आप लोगों ने मुझे बताया था लॉस होगा तो इंक्रीज हो जाएगा, वेरी गुड। तो हमने कहा भाई ये इंक्रीज। अच्छा, कैश ऑपरेटिंग साइकिल इन डेज, कैश ऑपरेटिंग साइकिल इन डेज, इस पे अभी हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि हमें बाकी डेटा गिवन नहीं है, तो इसको मैं कटा रहा हूँ यहाँ से। ये मैंने पहले डाल के हटा दिया था, मैंने कहा ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसको मैं हटा रहा हूँ अभी, सही है। यहाँ तक पहली ट्रांजैक्शन क्लियर है, आओ दूसरे पे चलते हैं। इसको मैं टिक लगा रहा हूँ ताकि रेशियोज आपके रिवाइज हो जाएं अच्छे से।
क्रेडिट परचेजेस के रिस्पेक्ट से नहीं कर सकते हैं, बट यू नीड टू लुक एट एसेट साइड एज वेल ना राबेल, एसेट साइड भी तो देखनी है आपने। सही है, चलो जी अगला क्या ये रहा है जी। तो ऊपर हमने ये भी तो किया था, जितने से डिस्काउंट 5 था 195 था तब भी तो डिक्रीज हुआ था। मैथ्स का इम्पैक्ट है ना कि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में कितना वेट आ रहा है, तो वो करके देखना है आपने। सही है, चलें जी आगे। हमने कहा दूसरे पे आते हैं, बहुत फोकस के साथ। मेजॉरिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंसिडर कर रहे हैं रिप्लेस करेंगे सम ऑफ द एग्जिस्टिंग बोर्ड डायरेक्टर्स को एंड वुड रिक्वायर टू पे रेम्यूनरेशन ऑफ 2 पॉइंट। अच्छा आप बात समझो, वो कह रहा है मेजॉरिटी ऑफ द BOD इज कंसिडरिंग टू रिप्लेस सम ऑफ एग्जिस्टिंग बोर्ड मेंबर्स एंड वुड बी रिक्वायर्ड टू पे 2.5 मिलियन, यानी जिनको मैं रिप्लेस करूंगा तो उनको कटाने के लिए मुझे 2.5 मिलियन ज़्यादा देने पड़ेंगे। अगेन 2.5 मिलियन ज़्यादा देने पड़ेंगे। यहाँ तक क्लैरिटी है? चलें जी, अब बताएं इस चीज़ का GP पे क्या इम्पैक्ट है? GP पे नहीं है, एमन कह रही है डिक्रीज हो जाएगा GP। नहीं होगा, क्योंकि ये ऊपर का मामला है ही नहीं, ये तो GP के बाद का मामला है। तो हमने कहा कि भाई यहां पे आप लिख देंगे नो इम्पैक्ट। चलें, हमने कहा इसके बाद जरा आप ये बताएं एसेट टर्नओवर पे। अच्छा मैं वापस बता देता हूं एमन, देखें आप मुझे एक बात बताएं। अच्छा राबेल कह रही है कटाने के लिए क्यों देने पड़ेंगे, भाई मुझे आप एक बात बताओ, आप किसी को जब जॉब से फारिग करते हैं तो आपको उसको 1 आध महीने की 2 महीने की सैलरी देनी होती है कि आप उसको बोलते हैं भाई अपने लिए जॉब ढूंढ लेना, तो ये वो अमाउंट है। सही है, तो आपने एडिशनल देंगे तो एडिशनल कॉस्ट चाहिए हमारी। ओके अच्छा भाई एमन हम फिर बताते हैं, देखो सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स में ये सैलरी तो नहीं आती ना, तो ना सेल्स में चेंज हुआ ना कॉस्ट ऑफ सेल्स में चेंज हुआ, तो ना सेल्स में चेंज हो रहा है ना कॉस्ट ऑफ सेल्स में चेंज हो रहा है, इसलिए GP में कोई इम्पैक्ट नहीं है। एमन क्लियर है? ओके तो अब हमने कहा कि भाई अब एसेट टर्नओवर पे आते हैं। जल्दी बताओ एसेट टर्नओवर पे क्या इम्पैक्ट है? पक्की बात है, से देख लो एक बार या फिर मिटा रहा हूं। एसेट से सोचो है नहीं है? मनाइल कह रही है नो इम्पैक्ट, असील कह रहे हैं डिक्रीज, एमन कह रही है नो इम्पैक्ट। फिर सोच लो, यही तो तभी तो सोचने के लिए बनाया है मैंने। भाई मुझे एक बात बताओ, जब आप एडिशनल पैसे पे करोगे तो क्या आपके टोटल एसेट्स गिर जाएंगे? सवाल है, जल्दी बताओ, क्या टोटल एसेट्स गिर जाएंगे? पैसे तो जाएंगे ना जेब से। जब एसेट्स गिर गए तो एसेट्स कम हो गए, तो क्या आपका ये एसेट टर्नओवर रेशियो कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो इसका इम्पैक्ट डिक्रीज का है। तो आपने तो सोचना है कि एसेट में इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं जा रहा। सही है, तो हमने कह दिया कि डिक्रीज है। चलें, नेट प्रॉफिट मार्जिन कोई इम्पैक्ट नहीं है, सोच लो। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में तो आएगा ना, जब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आएगा, क्या कह रहे हो भाई, है इम्पैक्ट। आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि आपका नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा ना भाईजान, नेट प्रॉफिट तो कम होगा ना। देखो आपने ऑपरेटिंग GP सही था, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ गए, नेट प्रॉफिट तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जब आ जाएगा तो आपका नेट प्रॉफिट तो कम हो जाएगा ना। पहले आप ये खर्चा करते ही नहीं थे, अब आप ये खर्चा करने लग गए, तो जब आप ये खर्चा करने लग गए तो एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए, आपका नेट प्रॉफिट कम हो गया, तो ये नेट प्रॉफिट रेशियो भी कम हो जाएगा। सही है, तो आपने कहा कि भाई ये भी डिक्रीज। अच्छा भाई रिटर्न ऑन इक्विटी डिक्रीज हो जाएगा। चलें जी गुड, ये तो हम वहीं से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कम हो जाएगा। ओके करंट रेशियो डिक्रीज हो जाएगा, वेरी गुड। और डेट टू इक्विटी डेट टू इक्विटी फिर सोच लें,
डेट टू इक्विटी, डोंट जंप टू द कंक्लूजन अनलेस यू हैव राइट इट डाउन। लिखो, सोचो। हाँ जी भाईजान। अच्छा, रिटर्न ऑन इक्विटी समझा दूं भाई। रिटर्न ऑन इक्विटी में आप देखें ना, अगर आपने एक्सपेंसेस ज़्यादा किए, अगर आपने एक्सपेंसेस ज़्यादा किए तो आपकी इक्विटी कम हो जाएगी। तो इक्विटी कम हो जाएगी तो सीधी सी बात है इंक्रीज आ रहा है ना। हाँ जल्दी बताओ, ये इंक्रीज क्यों आ रहा है आखिर वाला डेट टू इक्विटी? नहीं, तो ये बात गलत लॉजिक। देखो, जब मैंने पैसे ज़्यादा दे दिए तो मेरी इक्विटी श्रिंक हो गई। इक्विटी क्या हो गई? डेट अपनी जगह पे, डेट अपनी जगह पे। देखो, डेट में यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेट आता है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज नहीं आती हैं। तो ये बात क्लियर है। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई मेरा जो डेट है वो अपनी जगह है, मेरी इक्विटी लॉस की वजह से कम हो गई, तो क्या मेरा डेट टू इक्विटी रेशियो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा। नहीं, नेट इफेक्ट जीरो नहीं हुआ ना, इक्विटी कम हो गई ना आपकी, इंक्रीज हो जाएगा ना। देखो, आपका डिनोमिनेटर क्या हो गया? कम हो गया। तो आपका डेट टू इक्विटी, आप कह रहे हैं आपकी इक्विटी की कंपैरिजन में डेट का कंपोनेंट ज़्यादा हो जाएगा। ये कराने की वजह यही है कि मैं, एक तो वो तो याद हो गया ना जो पास पेपर में आया था, वो तो घिसा पिटा, तो हमने नई सिनेरियोज डाल दिए इसमें। सही है। तो हमने कहा भाईजान ये हो गया इंक्रीज। पहले बताओ यहाँ तक कोई आवश्यकता, कोई मसला क्लियर है? चलें जी जल्दी बताओ। तो हम, अच्छी बात है हम डिस्कशन कर रहे हैं ताकि आपके जितने भी शक व शुबा हैं वो हाथ के हाथ सही हो रहे हैं, कि सोचने की सलाहियत तो आ जाए ना। चलें जी, ओके ओके जी, आगे। अब हमने कहा इस पे भी टिक लगा देते हैं। ओके, द डायरेक्टर्स हैड प्रोवाइडेड अ इंटरेस्ट फ्री लोन ऑफ ₹5 मिलियन। इंटरेस्ट फ्री लोन मिला है 5 मिलियन का। द कंपनी इज कंसिडरिंग टू रीपे द अमाउंट बाय एक्वायरिंग अनदर लोन ऑफ द सेम अमाउंट एट 10%। यानी अभी इसको पहले ट्रांजैक्शन को समझते हैं, अंग्रेजी को समझते हैं, या खुद समझ रहे हो या मैं समझाऊं? खुद कर रहे हो? हाँ भाई, समझ आई अंग्रेजी? जल्दी बताओ, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट इंग्लिश इन एग्जाम। आपको पिक होना चाहिए कि बात क्या हुई है। आ गई समझ? पक्की बात है? हाँ या ना में जवाब देना। क्या ये कहना चाह रहा है कि एक लोन अभी मौजूद है जिस पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट अलबत्ता इस लोन को हम रिप्लेस कर देंगे नए लोन से जिस पे इंटरेस्ट होगा। क्लियर है? पक्की बात है? चलें जी आगे चलते हैं। हमने कहा भाईजान इस सूरत हाल पे अगर मैं चला जाऊं तो क्या इम्पैक्ट आएगा मेरे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन पे? नो इम्पैक्ट, क्योंकि नाइदर इट इज अफेक्टिंग माई सेल्स नाइदर कॉस्ट। सही है। चलें जी, जीते हो गए आप लोग। नो इम्पैक्ट। सही है। अच्छा भाई, एसेट टर्नओवर, एसेट टर्नओवर, एमन कह रही है सर डिक्रीज होगा, शजील कह रहे हैं सर डिक्रीज होगा। हाँ जी, सोचें तो ज़रा। नो इम्पैक्ट, डिक्रीज होगा। वाई? यस, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस जो आप देंगे उससे आपका कैश क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो पहले तो नहीं देना था ना, अब तो देना पड़ेगा। सही है। पर इस सवाल में फिर आप अजम्पशन लिखेंगे जब ये कर रहे होंगे ना कि अज्यूमिंग दैट दिस विल बी पेड इन कैश। अगर आप बोलते ना इंटरेस्ट अक्रूड होता तो वो लायबिलिटी में आ जाता, बट एनी केस पे तो होना होता है। सही है। अच्छा, सानिया कह रही है लोन के पैसे भी तो आ रहे हैं, तो मुझे आप एक बात बताएं, जल्दी 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 मुझे एक बात बताएं, लोन के जो पैसे आ रहे हैं उसमें एक लोन तो आपके पास था। सही है, वापस से बता देते हैं। तो सुने, देखें, आपके पास एक पैसे ऑलरेडी पड़े हुए थे। सही है, आपके पास एक पैसे ऑलरेडी पड़े हुए थे। तो मुझे आप एक बात बताएं, जो सोचते हैं ना, समझते हैं इसको, पहले पूरी ट्रांजैक्शन क्या, कंक्लूड नहीं करते अभी।
आपने कहा एसेट्स में आपके पास पैसे पड़े हुए हैं, आपने कहा एक काम करो बैंक से लोन ले लो, तो यहाँ पे बना लेते हैं हिसाब किताब इसका। अब अज्यूम करें कि आपके पास एसेट्स के अंदर दोनों ट्रांजैक्शन देखें, दोनों ट्रांजैक्शन देखते हैं। अच्छा, पर ये जो कैश में आएगा फिर ये पैसा, ये बात याद रखिएगा, सही है। सुनिएगा इधर, जैसे यहाँ पे बच्चे कह रहे हैं ना पैसे भी तो आए, तो बेटा पैसे आगे चले भी तो गए। देखिए मैं कह रहा हूँ आपके पास 1 मिलियन मौजूद है, सही है, कितने मिलियन, 1 मिलियन के पैसे आपके पास मौजूद हैं। आपने कहा भाईजान मैंने 2 मिलियन बैंक से लिए, 2 मिलियन डायरेक्टर को दे दिया, क्या हुआ इसका इम्पैक्ट, नील, एसेट खत्म। हाउ यू कैन से के पैसे आए, आगे चले गए, तभी तो ऐसे ही थोड़ी ना मजाक में भाई ने ट्रांजैक्शन बनाई है तुम्हारे, सोच के बनाई है ना, मुझे पता था यहाँ पे तुमसे मिस्टेक्स होंगी। देखो हमसे यहाँ पे पूछा हमारी आवाम ने कि सर बैंक से पैसे भी तो आए, मैं कह रहा हूँ आगे चले भी तो गए, पैसे आए और चले गए, क्यों चले गए, तो भाई एक लोन लेके दूसरा चुकाया भी तो है, इसका इम्पैक्ट तो हो गया जीरो। यहां तक बात की क्लैरिटी है, हाँ भाई चलें जी, यहां तक बात की क्लैरिटी हो गई आप लोगों को, ये अच्छी बात हो गई, इसका इम्पैक्ट हो गया जीरो। अच्छा मुसीबत ये है कि इसमें से इंटरेस्ट भी तो एडिशनली माइनस होगा, तो मैंने कहा जब मैं इंटरेस्ट एडिशनली माइनस करूंगा तो लेट से मैं कह रहा हूं वो 0.2 मिलियन है, तो 8 लाख रुपए बच गया, क्या मेरे एसेट्स कम हो गए, ऐसा ही है। और सेल्स अपनी जगह है, सेल्स अपनी जगह पे, तो क्या ये रेशियो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, सही है, क्लैरिटी है। तो दिस इज हाउ यू थिंक इन एग्जाम, सिचुएशन बना लेना ना एक, आए गए ताकि गलती नहीं हो, मतलब इतने चीते तो अभी हम हुए नहीं है कि भाई टकाटक बोलेंगे चल भाई ये आ रहा आंसर आ गया, बिल्कुल सुकून से, कितनी देर लगी, नंबर आ गए पूरे। ऐसा सवाल आएगा भी 15 नंबर का, क्योंकि आजकल मुझे पता है ना वो आपकी सेंस को चेक करना चाह रहा है कि क्या बच्चा सोच पाता है। जैसे मैंने एक तरीका आपको बताया कि लिंक कर सकते हो सिचुएशन को कि इसकी वजह से ऊपर ये हुआ होगा, तो वो तरीका पूछेगा, या तो वो ये बोलेगा भाई ये है बताओ इम्पैक्ट क्या है, तो आपने दोनों सिचुएशन के लिए क्या होना है, तैयार होना है, सही है जी, ओके। तो आप यहाँ पे मुझे कंक्लूड करवा रहे हैं कि ये हो जाएगा डिक्रीज, सही है, ओके। अब हमने कहा इसी का इम्पैक्ट नेट प्रॉफिट मार्जिन पे कितना है, इंक्रीज या डिक्रीज, वाई डिक्रीज, इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो सर आप तो जीपी पे तो कहते कुछ भी नहीं है, जीपी पे तो होता ही नहीं ना ऊपर सर, ओके गुड। हमने कहा इसके बाद रिटर्न ऑन शेयर होल्डर इक्विटी डिक्रीज, पक्की बात है, चलो जी इस पे तो पक्के हो गए हो, हाँ जी। अब करंट रेशियो डिक्रीज, डिक्रीज, एमन कह रही है डिक्रीज, लाइवा कह रही है डिक्रीज, हाँ जी। कैश आया है, कैश भी तो आया है करंट एसेट में, सर गया भी तो है ना, अब याद रहेगा ना, गया भी तो है ना, चलें जी, नो इम्पैक्ट नहीं हो सकता, डिक्रीज है। और एक बच्चा बोले कि सर व्हाट इफ इंटरेस्ट पे नहीं किया तो पेबल में लायबिलिटी बढ़ जाएगी, तब भी डिक्रीज हो जाएगा, बात वहीं आके खड़ी हो जाती है, क्लैरिटी है, चलें जी। अच्छा डेट टू इक्विटी रेशियो, ये सोच लो, तो डेट में भी तो चेंज हुआ है या डेट में चेंज नहीं हुआ, देखो डेट जितना था पहले उतना ही है, सही ना, डेट तो सेम हो गया, तो आपने रीपे भी तो किया था, दूसरा भी तो आ गया ना, चलो डेट तो अपनी जगह है, इक्विटी कम हो गई है, तो ये रेशियो बढ़ जाएगा। यानी अब मैपिंग चल रही है दिमाग की कि एफएस में कहाँ का इम्पैक्ट आया होगा, गुड। चलें जी, अब हमने कहा भाई ये भी हो गया, तीसरा वाला पड़ाव हो गया, डन, ओके। अ सप्लायर हैज ऑफर्ड 8% डिस्काउंट on settling the total outstanding amount and will also provide trade discount in future,
सही है, वापस से सुकून से। सप्लायर ने ऑफर किया है 8% डिस्काउंट अगर आप 10 पैसे सेटल कर लें। सही है जी। तो इसका जीपी पे क्या इम्पैक्ट है, सोच लें पहले, जल्दबाजी नहीं कीजिएगा। इंक्रीज, ओके। बाकी बच्चे इंक्रीज, जुआ कह रही है इंक्रीज। सोचे ना, मतलब वजह होनी चाहिए ना, ये इंक्रीज कह रहे हैं तो इनसे वजह पूछूंगा अभी मैं, वजह तो मुझे भी पता है। रावेल कह रही है डिक्रीज, आई बिलीव कि इंक्रीज, क्योंकि जब आप इन्वेंट्री परचेज करते हैं ना तो आपने महंगी परचेज की। ISU आपको ये कहता है कि जब आपने उसको डिस्काउंट लिए मिला ना आपको, तो वो इन्वेंट्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स, जब कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो गई, ये तो मैंने बताया भी था, अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट लिख के दिया था कि जो अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट है दैट विल रिड्यूस योर कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। पिछले ज़माने में होता था बचपन में अकाउंटिंग में कि अदर इनकम बुक करते थे, वो कॉन्सेप्ट नहीं है अब वो इन्वेंट्री को रिड्यूस करता है तो उससे कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो जाएगी, सेल्स तो अपनी जगह है, तो ये रेशियो इंक्रीज हो जाएगा। क्लैरिटी है? चलें जी, तो मुझे एक बात बताएं, हम यहाँ पे लिख रहे हैं सर कि इसकी वजह से इंक्रीज हो जाएगा, इसमें कोई आवश्यकता, कोई मसला? चलें जी, सेल्स इंक्रीज होंगी डिस्काउंट से? नहीं, सेल्स इंक्रीज डिस्काउंट से नहीं होंगी ना। सप्लायर ने मुझे डिस्काउंट दिया, मेरी सेल्स तो अपनी जगह है ना बेटा, सेल्स तो अपनी जगह है, फायदा कहाँ हो रहा है आपको, COGS में। तो COGS कम हो गई, जीपी बढ़ जाएगा। सही है रावेल, जीपी बढ़ जाएगा ना आपका। दिस हैज नथिंग टू डू विद योर सेल्स, वो तो अपनी जगह है, वो तो उतने भी बेच रहे हो भाई। अगर आपके पास कॉस्ट वाली बात, भाई देखो सिंपल, यहाँ पे करके देख लेते हैं। आपने एक 100 रुपये का माल खरीदा, इन्वेंट्री डेबिट, सही है, ट्रेड पेबल क्रेडिट 100 रुपये से, आपने इसको उठा के बेच दिया। कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट 250 से। एक आप एंट्री बनाते हैं ना, COGS डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट, यही करते हैं ना, कितने से, 100 रुपये से। मुझे आप एक बात बताएं, आपकी सेल्स है 250, आपकी COGS है 100, जल्दी मुझे बताएं आपका जीपी कितना आ रहा है, 150, ऐसा ही है? अच्छा, पर इस जीपी के अंदर कॉस्ट का एलिमेंट 100 का है। क्लैरिटी है? सप्लायर ने कहा भाईजान अभी 10 सेटल करो, 5 रुपये का डिस्काउंट है। मैंने कहा अभी ले ले, फौरन जेब से निकाल के देता हूं भाई। ट्रेड पेबल डेबिट 100 रुपये से, सही है। कैश क्रेडिट 95 से, और COGS को कम कर दूंगा क्योंकि मेरी इन्वेंट्री सस्ती हो गई ना, तो जो इन्वेंट्री बेच दी वो COGS में चार्ज करवा दी थी, तो क्या ज़्यादा चार्ज करवा दी थी ना, अब एक्सपेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मैंने कहा 5 ही आ गया। अब मुझे बताओ, अब जब मैं P&L बनाऊंगा तो सेल्स में कोई चेंज आया, COGS कितनी हो गई, 95, प्रॉफिट कितना हो गया बच्चों, 155। तो पहले वाले जीपी और अब वाले जीपी में क्या फ़र्क है? हाँ जी, पहले वाले जीपी और वाले जीपी में बिल्कुल फ़र्क है सर, ऐसा है भाई। ओके जी, अब 1 मिनट रुकिएगा बस, हम ज़रा यहाँ पे ये लगा दें। ओके जी, अब क्लियर हो गई बात, इस तरीके से आप कर सकते हैं आगे। मैंने कहा चलो भाई, अभी हमने कौन सा देख लिया था, जीपी रेशो। अच्छा, अब ज़रा सोच के बताएंगे जी। वेलकम जी, अब मुझे बताओ कि एसेट टर्नओवर, एसेट टर्नओवर मतलब यू नीड टू थिंक वेरी केयरफुली, सोच लो 1 मिनट, मतलब थोड़ा सा सोच के। लाइवा आपने पे लॉजिक भी बतानी है, सही है? हाँ भाई, एसेट टर्नओवर यहाँ पे बच्चे कह रहे हैं डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा, एसेट टर्नओवर के डिक्रीज होने की वजह, जो मतलब
नहीं, अब यूं सोचते हैं इसमें एसेट टर्नओवर के लिए, एसेट टर्नओवर के लिए फोकस होके देखिएगा। आपने इन्वेंट्री डेबिट करके ट्रेड पेएबल को क्रेडिट किया था, सही है। ये सोचने की बात है, मतलब इसमें मैंने जो ये बनाया ना, फिर आसान नहीं बनाई ये मैंने, मतलब वो सोच के बनाया कि बंदा कहाँ तक जाता है। इधर ये पहली एंट्री क्लियर है बच्चों, इन्वेंट्री परचेज करके आ गया। अच्छा, अब आपके एसेट में 100 रुपये मौजूद हैं, सही है। आपने कहा आपने इन्वेंट्री को 100 रुपये से बेच दिया, यानी एसेट चला गया, सही है। आपने कहा कि भाईजान मैं यहाँ से कैश निकाल दूँ 95 का, कैश कितना निकाला 95 का। मैंने कहा मेरे पास मेरी लायबिलिटी सेटल हो गई कितने से 100 रुपये से, सही है। बाकी मेरे पास COGS में बचत हो गई कितने से 5 रुपये से। अब अगर टोटल एसेट्स में इसका प्रोपोर्शन देखो तो अगर ये हरकत ना होती तो मेरी जेब से 100 जाते, अब कितने गए 95। मतलब इस चीज़ को ज़रा समझें, मेरी जेब देखो पे तो होना ही है ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ऑनलाइन वाले पहले बताओ, जल्दी बताओ, पे तो होना ही है ना। वैसे कितने पे होते 100 रुपये, अब कितने पे हो रहे हैं 95। कितने रह गए 5, कितने रह गए 5। तो मुझे बताओ क्या ये रेशियो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, सेल्स तो अपनी जगह है ना, वो तो ऊपर से खाया ना अभी, इसलिए तो कहानी कराई थी। एसेट टर्नओवर का मतलब क्या है, एसेट डिवाइड बाय सेल्स। सेल्स तो अपनी जगह है, पर मैं आपसे सिर्फ इतनी सी बात पूछ रहा हूँ, क्या इस सिनेरियो के अंदर आपको, प्लीज़ मुझे बताना सोच के, इस सिनेरियो के अंदर आपके पास ऑल टुगेदर 5 रुपये की बचत हो रही है, तो आपके एसेट्स कितने से इंक्रीज हो रहे हैं 5 रुपये से, तो ये रेशियो इंक्रीज हो जाएगा। आप खुद देखें ना, आपके पास 100 रुपये की चीज़ जा रही है, मतलब एक लॉजिकल बात है ना, वैसे 100 रुपये जाते हैं, अब कितने जा रहे हैं 95, कितने की बचत है, तो 5 रुपये से आपके एसेट्स बढ़े गए। क्लैरिटी है। तो ये सोचने का तरीका था। 5 बज गया, हाँ तो मैंने किया ना इधर। चलें जी, यानी आप कह रहे हैं कि सर ये हो जाएगा इंक्रीज, सही है। चलें जी आगे। अब मुझे एक बात बताएं, इसी का नेट प्रॉफिट मार्जिन पे तो तुम जल्दी बता सकते हो, इंक्रीज हो जाएगा। चलें जी, तो स्ट्रेट बात है ना। चलें जी, नेट प्रॉफिट मार्जिन के बाद रिटर्न ऑन शेयर होल्डर एक्विटी इंक्रीज हो जाएगा, करके देख लें एक बार, पक्का। चलो जी, मतलब अमाउंट वाइज करके देख लेते हैं, अमाउंट वाइज करके देख लेते हैं। रिटर्न ऑन शेयर होल्डर एक्विटी, सही है। हमने कहा अर्लियर, क्योंकि जहाँ मैथ्स आती है ना वहाँ पे करके देख लेना चाहिए, सही है जी। हमने कहा अर्लियर हमारी 250 का प्रॉफिट था, 1000 रुपये की इक्विटी थी, कितना परसेंट हो गया 25% हो गया। आफ्टर अगर ये मैं हरकत करूं तो मुझे 5 रुपये की बचत थी, ऐसा ही है। तो 5 रुपये की बचत पे मेरा प्रॉफिट हो गया 255 और ये 1050 कितना हो गया 24.28%। हाँ भाई, देखो मैं कहता हूं करके देख लो, आपके सामने मैंने कुछ भी नहीं किया, जो है वो है। यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो देखो ना, कि न्यूमरेटर में वेट कितना आ रहा है, डिनोमिनेटर में वेटेज कितनी आ रही है, तो वेटेज के हिसाब से ये डिक्रीज हो रहा है। पहले बताओ बात समझ आती है। ये बताऊं क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि जो इम्पैक्ट आप ऊपर ले रहे हैं वो नीचे भी ले रहे हैं,
सिर्फ ऊपर इम्पैक्ट आता ना तो ये रेशियो बढ़ जाता, क्योंकि एट द सेम टाइम आप इक्विटी में भी तो डाल रहे हो ना। ये बात समझ आ रही है? हाँ जी जल्दी बताएं ऑनलाइन वालों प्लीज, बात क्लियर है? 1005, सॉरी 1005, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ अब बढ़ जाएगा ना, अब बताओ, ये गलत लिख दिया था मैंने, अब बताओ। हाँ 25.37, अब सही है 1005, क्योंकि 5 है ना, मैंने 50 डाल दिया था। हाँ भाई अब क्लियर है? अब आपकी अंडरस्टैंडिंग और मैथ्स दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। आपकी अंडरस्टैंडिंग ये थी ना कि कमाया तो रेशियो क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। हम ऐसे सिनेरियोज बना के पेपर में रफ वर्किंग करेंगे, बिल्कुल ऐसा ही है, आपने करना भी यही है। हाँ नहीं करेंगे तो कैलकुलेटर में कर लें, पर अगेन मैं कहूँगा मेरी रिकमेंडेशन है कि लाजमी करना है। सही है? तो थोड़ा चल रहा है दिमाग? चलें जी ओके। हमने कहा सर इस पे आप लिख देंगे इंक्रीज। चलें जी, करंट रेशियो पक्का इंक्रीज, जल्दी बताएं बच्चों। चलो करंट रेशियो भी देख लेते हैं। हाँ जी, करंट रेशियो के चक्कर में हमने कहा कि पहले मेरे पास, अज्यूम कर रहा हूँ कि 200 रुपये के एसेट्स थे और 150 की, यानी ऊपर 500 कर लेते हैं और नीचे लायबिलिटी हम कर लेते हैं 250। कितना हो गया? 2 टाइम्स, ये हिसाब किताब हो गया। सही है? हमारी वाली एग्जाम्पल के अंदर आप लोगों ने सेटलमेंट की थी। सही है? सेटलमेंट ऐसे की थी कि एसेट्स में से आपके 95 गए थे और लायबिलिटी में से आपके 100 गए थे। तो ये डिस्पैरिटी क्यों थी? डिस्काउंट की। यही हुआ ना, क्या एसेट कम गया, लायबिलिटी ज़्यादा चली गई, तो फ़ायदा हो गया। ये कितना आ गया आपके पास? ये आ गया 405 और ये आ गया 150। ये कितना आ गया? 2.7 टाइम्स। ये इंक्रीज हो जाएगा। चलें जी, हमने कहा भाईजान ये आपका हो गया इंक्रीज। हाँ भाई, डेट टू इक्विटी, डेट टू इक्विटी क्या होगा? इसी का ये आप वर्किंग एंड सोल्यूशन मैं बिल्कुल भेज दूंगा ग्रुप में इसके बाद, क्लास के बाद। हाँ जी जल्दी बताएं। डिक्रीज होगा? अच्छा क्यों डिक्रीज? क्योंकि इक्विटी बढ़ जाएगी तो उसका प्रोपोर्शन ज़्यादा हो जाएगा, तो आपने कहा कि सर ये हो जाएगा डिक्रीज। हाँ भाई नहीं, डेट ऊपर आता है, इक्विटी नीचे आती है ना। डेट इक्विटी के प्रोपोर्शन में कितना है? नहीं ये नहीं होता, आप बोल रहे हैं इक्विटी का कितना % डेट है। सही है, ये होता है। अच्छा भाई ये हो गया डिक्रीज। अब ये भी एक नई ट्रांजैक्शन है कि कंपनी कंसिडर कर रही है कि वो स्लो मूविंग इन्वेंट्री को बेच देगी। सही है? और कॉस्ट पे बेचेगी। अगेन अपनी स्लो मूविंग इन्वेंट्री को बेचेगी बट कॉस्ट पे बेचेगी। तो मुझे बताएं इसका जीपी पे क्या इम्पैक्ट होगा? हाँ जी, जुआ कह रही है डिक्रीज, आवेल कह रही है डिक्रीज, अब्दुल रहमान, अंजिला सब कह रहे हैं डिक्रीज। डिक्रीज होगा क्योंकि कॉस्ट पे ही बेच रहे हो ना, तो आपका प्रोपोर्शन खराब हो जाएगा ना। यानी पहले 120 की एक चीज़ बेचते हो, 100 रुपये की कॉस्ट होती है तो 20% का मार्जिन आता है। सही है ना? पर अब वो हो ही नहीं पाएगा, वो ही नहीं पाएगा। रीज़न है उसके पीछे, रीज़न उसके पीछे ये है कि आप उसके अंदर कुछ ऐसी सेल्स डाल देंगे जिसका कोई इम्पैक्ट है ही नहीं प्रॉफिट पे। करके देख लो एक बार ताकि तसल्ली हो जाए, तसल्ली के लिए। सही है? इधर हमने ये कहा समझने के लिए कि भाई आपने
सेल्स की पहले कोई 1000 रुपये की, सही है, और आपने COGS लगा दिया 800 का, प्रॉफिट कितना आ गया 200, मार्जिन कितना आ रहा है 20%, क्लियर है। आफ्टर आप कहें कि अगर मैं और भी यूनिट्स बेचूं तो हर यूनिट पे 20% होना चाहिए, ऐसा ही है ना। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं, तसव्वुर कर रहा हूं कि मैंने इस वाले केस के अंदर जो यूनिट्स बेचे हैं वो 8 हैं, यानी 100 रुपये का एक है। तो अगर वैसे ही मैं समझाने के लिए 8 इंटू अगर मैं 100 रुपये की कॉस्ट शेयर 1.2 करूं कितना आता है 960 आता है ना, अगर मैं वो किया हुआ है तो। अच्छा तो अब मैंने अगर, अच्छा ये तो ये मार्कअप हो गया ना, ये हम गलती कर दी है ना, ये मार्कअप हो गया। ये 100 रुपये की कॉस्ट है ना, इसको हमें मार्जिन करना है तो ये 80% से डिवाइड कर दूंगा, कितना आ गया 1000 आ गया। मार्जिन तो ऐसे निकलेगा ना, 1.2 कर देंगे तो मार्कअप हो गया। चलें जी, ओके गुड, ये बात समझ आती है, यानी 80% मेरी कॉस्ट है। अच्छा मैंने क्या कहा, मैंने मजीद एडिशनल 2 यूनिट्स बेचे कॉस्ट पे, सही है। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि 100 रुपये की मेरी कॉस्ट थी वो यहां पे ऐड हो जाएगी, ये 1200 हो गया, क्लियर है, ये हो गया 1200। ये 1000 सेल्स है, सेल्स वैल्यू है ना, 80% मेरी कॉस्ट है तो 20% का मार्जिन है, तो वो हमने देख लिया उसको। अच्छा भाई 1200 क्यों हो गया ये, क्योंकि 2 यूनिट्स मैंने 100 की कॉस्ट के और बेच दी है। अच्छा क्या उस, अगर मैं वैसे देखूं प्लीज़ तुम लोग मुझे बताओगे, ये जो 200 रुपये है जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये जो 200 रुपीज़ है जो कि मैंने 100 को 2 से मल्टीप्लाई करके बनाया, क्या ये कॉस्ट है मेरी। अच्छा इसको अगर मैं 80% से डिवाइड करूँ ना कितना आता है 250 आता है। यानी मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने 200 से लेकर 250 तक का 50 का प्रॉफिट फोरगो कर दिया। ये बात समझ आती है कि ये प्रॉफिट तो मैंने नहीं कमाया ना, क्योंकि मैं तो कह रहा हूँ मैं कॉस्ट पे बेच रहा हूँ। तो अब मैंने कहा भाईजान आप इसको सिंपल एक काम करें, यहाँ पे ये 1000 कर दें, तो मुसीबत ये हो गई आपका प्रॉफिट वहीं आके खड़ा हो गया। नहीं ये बात समझ, 50 रुपये कमा सकते थे ना, नहीं कमाए, तो आपने अब इसको इससे डिवाइड कराया तो 16.7%, ये आपका जीपी गिर गया ना, क्योंकि आपने जिस प्रोडक्ट पे कमाना चाहिए था वो तो कमाया ही नहीं, तो जीपी रिड्यूस हो गया। कोई मसला? हाँ जी, ऑनलाइन वालों क्लैरिटी है। तो ये हो गया आपका डिक्रीज। तो ये प्योर लॉजिकल ग्राउंड्स पे बात की हमने कि हुआ क्या होगा, होना क्या चाहिए, वो सारी चीज़ें। चलें इसके बाद मैंने कहा एसेट टर्नओवर पे क्या इम्पैक्ट आएगा। इंक्रीज होगा, एमन कह रही है डिक्रीज। ट्रांजैक्शन ये ना कि स्लो मूविंग इन्वेंट्री है आइटम। मनाइल कह रही है डिक्रीज, तैयबा कह रही है डिक्रीज। करके देख लेते हैं, एक बार करके देख लेते हैं भाई। डिक्रीज लॉजिक क्या है इसकी लाइबा? जितने से सेल जा रही है उतने से एसेट जा रहा है, ये कह सकते हैं? नहीं ये नहीं कह सकते ना, यही तो कह रहे हैं ना। नहीं देखो देखो, जितने से सेल इंक्रीज हो रही है ना उतने से ही एसेट कम हो रहा है। बात समझें, सेल इंक्रीज हो रही है, एसेट कम हो रहा है सेम अमाउंट से। यही तो लॉजिक है। देखो करके दिखाता हूँ ना, अभी तो हमने प्रूफ किया है यहाँ पे। देखो इसी को अगर मैं एसेट
सही है ना। एसेट टर्नओवर की डेफिनेशन में डाल के देखूं तो मैंने कहा ओल्ड जो आ रहा है, अज्यूम करें 2000 के एसेट्स हैं और आपके पास 5000 की सेल्स है, अजम्पशन है, तो कितना आ रहा है ये? 40%। सही है। न्यू में आपने वही 200 वाली एग्जांपल रखें तो आपने कहा ये 1800 हो गया, इन्वेंट्री चली गई ना, 1800 हो गया। पर एक और चीज़ भी आपने देखनी है, जब ये 1800 हुई सेल्स तो इन्वेंट्री 100 से चली गई, पैसे भी तो आ गए 100 रुपये, यानी 200। तो एसेट में कोई इम्पैक्ट नहीं है, नहीं समझे? एसेट तो 2000 ही आ जाएंगे। वापस से रिपीट कर देता हूँ, देखो भाई आपके जो भी एसेट थे उसमें 200 रुपये की इन्वेंट्री भरी हुई थी कॉस्ट पे, 200 रुपये गए रिसीवेबल के नाम पे, 200 वापस आ गए, कोई इम्पैक्ट है? बताओ, क्लियर है? चलिए जी ऑनलाइन में जल्दी बताओ, क्लियर है? ये सेम रहा, कोई इम्पैक्ट नहीं है। यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ तुम्हें ताकि तुम लोगों को याद भी रहे। ये देखो भाई, हमने कहा एसेट टर्नओवर को उठा के यहाँ ले आओ, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं ना। अच्छा भाई, हमने कहा न्यू के चक्कर में आपने कहा कि भाई जो आपके 2000 के एसेट्स थे उसमें 200 की इन्वेंट्री चली गई और 200 का कैश या रिसीवेबल आ गया, वापस हम किस पे आ गए? 2000 पे आ गए। क्लियर है? अच्छा भाई, सेल्स कितनी हो गई? 200 से बढ़ गई, इंक्रीज हो गई। तो सेल्स अगर हमने पहले रखी हुई थी 5000 की, तो अब हम कह रहे हैं वो हो गई 5200। इम्पैक्ट क्या है? डिक्रीज हो जाएगा। परसेंटेज कितनी आ रही है? सही है, डिक्रीज। ये लॉजिक है इसकी। ये आ गया जी हमारे पास सर डिक्रीज का मामला। सर कॉस्ट इंक्रीज नहीं हो रही, कॉस्ट तो इसमें है ही नहीं ना। एसेट टर्नओवर में बेटा हम कॉस्ट को देखते ही नहीं है। हेमन क्लियर है? एसेट टर्नओवर में तो मैं सेल्स को देखता हूँ ना, जीपी को तो नहीं देख रहा, मैं सेल्स देख रहा हूँ। सेल्स के कंपैरिजन में क्या हो रहा है? क्लैरिटी है हेमन? यहां पे तो मैं देखी सेल्स के कंपैरिजन में रहा हूं ना। क्लियर है? आगे चलें, क्योंकि आपने टोटल एसेट उठाए और एसेट में से लायबिलिटीज माइनस कर दी। चलें अब हम चलते हैं आगे। मुझे बताएं इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन पे क्या इम्पैक्ट है? फिफ्थ पॉइंट, दोबारा फिफ्थ पॉइंट कौन सा? ये वाला। देखो हम कह रहे हैं कि हम स्लो मूविंग इन्वेंट्री बेच रहे हैं एट कॉस्ट, यानी जब मैं इसको बेचूंगा तो उस पर कोई प्रॉफिट चार्ज नहीं करूंगा। तो मैंने आपको प्रॉफिट की एग्जांपल भी दे दी और फिर मैंने बताया उसी का इम्पैक्ट एसेट टर्नओवर पे क्या होगा। क्लैरिटी है? चलें अब मुझे जल्दी से बताएं कि इसी चीज का इम्पैक्ट नेट प्रॉफिट मार्जिन पे क्या होगा? डिक्रीज। हाँ जी, करके देख लें। सही है। मैंने कहा कि अगर हम यहाँ पे ओल्ड वाला हिसाब किताब करें, यानी इसको उठा लेता हूँ मैं, जो मैंने ये किया था जीपी वाला काम, ये मैं यहाँ ले आया। मैंने कहा ओल्ड में, जल्दी बताओ सेल्स कितनी थी? हाँ भाई जल्दी बताओ ना, ओल्ड में सेल्स कितनी थी? 1000 की। COGS कितना था? प्रॉफिट कितना था? 200। अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 50 के हैं, तो इसको इससे डिवाइड कराओ तो नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना आता है? 15%। सही है। मैंने कहा न्यू के अंदर ये कितना हो जाएगा? 1200। क्लियर है? अच्छा भाई ये हो जाएगा
प्रॉफिट सेम रहा, इसको भी सेम रखो, 150 को 1200 से डिवाइड करो, 12.5%। ओके जी, डिक्रीज हो गया। चलें जी, ये आपने कंक्लूड कर लिया। अच्छा, रिटर्न ऑन इक्विटी डिक्रीज, हाँ जी, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी, प्रॉफिट अगर आप देखें तो अमाउंट वाइज कम हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी सोच के बताओ। हाँ जी, जल्दी करके देख लो एक बार ताकि समझ आ जाए। हाँ जी बच्चों, रिटर्न ऑन इक्विटी, हाँ जी, डिक्रीज, बताओ यार जल्दी बच्चों। क्यों डिक्रीज हो रहा है? नहीं हो रहा ना, प्रॉफिट में तो कोई चेंज ही नहीं आया। देखो, सेल्स को डिवाइड करोगे तो फर्क पड़ेगा, पर इक्विटी से डिवाइड करोगे तो इक्विटी में गया भी 150 था, अभी भी 150 है। तो ऐसे ही नहीं बनाया ये सवाल, मैंने सोच के बनाया। सही है? तो क्या आप कहते हैं कि कोई इम्पैक्ट है या नो इम्पैक्ट? देखो, मुझे आप लोगों की तरफ से मोटिवेशन मिले ना, क्या क्या सवाल करवाओ। मैंने तो पता नहीं कितने सेशंस दे दिए तुम लोगों को रिकॉर्डिंग में। वो देखो सवाल, तुम्हें पता लगेंगे किस कैलिबर के हैं। हुए प्रैक्टिस हुई उसमें? खुद से नहीं हुए ना। तो यू नीड टू लुक एट दिस फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव कि भाई ये भी पूछ सकता है। तो देखो, हम कहेंगे सही करके आए, तो भाई करके देखने में कितनी देर लगती है। सही है? तो ये आ गया आपके पास। अच्छा जी, अब हमने कहा इसमें आप कह रहे हैं सर नो इम्पैक्ट। मैं तो कुछ नहीं कह रहा, आप लोग ही कह रहे हैं। ओके, करंट रेशो, हाँ जी, नो इम्पैक्ट। ओके गुड, ये बात बोली ना, मस्त। अब चल रहा है दिमाग। हाँ जी, डेट टू इक्विटी रेशियो, नो इम्पैक्ट। अब सीख गए। यानी कहने का मकसद ये हुआ कि 1 घंटे की क्लास में रेशियोज की जो प्रैक्टिस की तो सारे इम्पैक्ट समझ आ गए। अब कुछ भी पूछे, खाली आपने दिमाग चलाना है। सही है? तो रट्टा नहीं लगाना, सोच के करना है। सही जी। अच्छा, अब मैं जो आगे का तुम टॉपिक बता दो, किसकी प्रैक्टिस करनी है? जज़ाकल्लाह। पॉलिसी चेंज वाला। आईएस 8 की, हाँ, ये सही। आईएस 8 करना है। ओके मतलब उसकी अकाउंटिंग वाली रिपोर्टिंग यानी जो पॉलिसी चेंज होता है ना, ओके, FIFO से जो एवेटिव। चलो हम उसके मल्टीपल सवाल कर लेते हैं। आईएस 8 फिर ईपीएस करा दूंगा मैं। सही है? आईएस 8 फिर ईपीएस। अच्छा, फिर अब मैं वो क्या बोलते हैं वहाँ से कराऊंगा, क्या बोलते हैं इस्लामाबाद से मैं 3-4 दिन के लिए जा रहा हूँ। अभी मेरी फ़्लाइट है आज, तो फिर इंशाल्लाह वहाँ से मैं कराता हूँ तुम लोगों को। टाइमिंग मैं आपको जैसे भी बता देता हूँ ना, पहले ही बता दूंगा। हाँ, तो मैं आपको 1 दिन पहले बता दूंगा। सही है? चलें, ओके डन। आईएस 8 पे करा दूंगा प्रॉमिस। चलो ओके, अल्लाह हाफ़िज़। वो भी करा दूंगा।
कॉन्सेप्ट दे दूंगा एक वापस से, सही है। चलो ओके, अल्लाह हाफिज़। वो जितना मैंने कराया सील, उसके एक सवाल भी करा दूंगा, सही है।